हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे 7th क्लास के ज्योग्राफी का 9th चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। यानी कि जो शीतोष्ण घास स्थल है उसमें जीवन किस प्रकार से चलता है। तो चलिए ढूंढते हैं हम इस लेसन से कि क्या कुछ हमारे लिए यूजफुल है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं कि जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। यानी कि वन किनको कहा जाता है, तो जहां पर जिस वनस्पति में क्या होता है कि पेड़ ही मुख्य होते हैं, मुख्य वनस्पति होते हैं, उनको हम वन कहते हैं। अब इसी प्रकार जिन प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखतः घास की अधिकता होती है, ठीक है, उसे हम घास स्थल कहते हैं। क्या देखते हैं कि पादप जीवन में, ठीक है, यानी कि प्लांट लाइफ में मुख्यतः घास की अधिकता होती है, उस प्रदेश को हम क्या कहते हैं, घास स्थल कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो घास स्थल है वह पृथ्वी पर कितने हैं, तो यह है 1/4 हिस्से पर घास स्थल है। यहाँ पनपने वाले पौधे के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये जो पौधे होते हैं यानी कि प्लांट होते हैं, घास के रूप में पनपते हैं वो, और घास की किस्म कैसी होती है वहाँ की मिट्टी और जलवायु पर निर्भर करती है। अब हम देखते हैं कि घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। तो इस प्रकार से इनको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, जलवायु के आधार पर। अब हम देखते हैं प्रेयरी। ठीक है, प्रेयरी एक घास का मैदान है, इसको हम अध्ययन करते हैं। तो यह उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को हम क्या कहते हैं, प्रेयरी कहते हैं। ये समतल, मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं। ठीक है, यह समतल हैं या कुछ जो क्षेत्र हैं इसके मंद ढलान वाले यानी कि धीमी ढलान वाले, और जो हिस्से हैं कुछ वो पहाड़ियों वाले हैं, पहाड़ी वाले प्रदेश के रूप में है। यहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होते हैं। ठीक है, अब वास्तव में यह घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेयरी वृक्ष रहित है। ठीक है, ये क्या है, प्रेयरी जो घास का मैदान है वह वृक्ष रहित है, वहाँ वृक्ष नहीं है, परंतु निचले मैदानों के कुछ नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है। ठीक है, यहाँ मतलब आप अमूमन ऐसा देखेंगे कि 2 मीटर से ऊंचाई तक की जो घास होती है वो वहाँ पाई जाती है। ठीक है, वास्तव में यह एक घास का सागर है। ये आप देखेंगे तो क्या होगा, घास का सागर है, यानी कि आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे वहाँ सिर्फ घास ही घास होगा। ठीक है, ये प्रेयरी क्या होता है, एक घास का सागर होता है। ठीक है, अब प्रेयरी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो प्रेयरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रिएटा से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है साधल। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि प्रेयरी यानी कि जो इसका विस्तार है वो किधर है। ठीक है, प्रेयरी आप देखेंगे कि पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। ठीक है, ये जो मैदान है घास के प्रेयरी, ये किधर घिरे हुए हैं, पश्चिम में घिरे हुए हैं रॉकी पर्वत से एवं पूर्व में घिरे हुए हैं ग्रेट लेक से। ठीक है, जब आप उत्तर अमेरिका का मानचित्र यानी कि जो महाद्वीप है उस मानचित्र को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो प्रेयरी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों में फैला हुआ है, कुछ भागों तक फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका के यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेयरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियां तथा कनाडा के प्रेयरी का अपवाहन सास्केचुआन नदी की सहायक नदियां करती है। ठीक है, इस प्रकार से इनका अपवाहन किया जाता है, यानी कि उसी क्षेत्र में जिन ये नदियों के सहायक नदियों और सहायक नदियों के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि मिसिसिपी के जो सहायक नदियां हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में पाए जाते हैं, और कनाडा में जो प्रेयरी घास का मैदान है उसका अपवाहन है सास्केचुआन नदी की सहायक नदियां। ठीक है, सास्केचुआन नदी और जो उसकी सहायक नदियां हैं वो इसका अपवाहन करती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या इसका विस्तार है। तो आप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, आप यहाँ देख सकते हैं, फिर कनाडा है उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका यहाँ विस्तार है संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का पूरा हिस्सा ये आप देख रहे हैं, इधर से फिर कनाडा का हिस्सा आता है, तो इस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आप जानते हैं प्रेयरी के घास के मैदान प्रेयरी के घास के मैदान अमेरिकी मूल निवासी जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है का निवास स्थल रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रेड इंडियन रहते हैं, वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। ठीक है, रेड इंडियन क्या है, ये इस देश के इस मतलब भूभाग के भू क्षेत्र के असली निवासी थे, वास्तविक निवासी थे। अब प्रेयरी अन्य आदिवासियों जैसे कि अपाची, क्रो, क्री
तथा पौनी के भी निवास स्थल रहे हैं। यहाँ पे और जो जनजाति समूह पाए जाते हैं वो है अपाची, क्रो, क्री तथा पौनी, ठीक है। और रेड इंडियन तो यहाँ के मूल निवासी हैं ही, ठीक है। तो ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, प्रेयरी में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जलवायु वहाँ की कैसी है, ठीक है, वहाँ की जलवायु किस प्रकार से है। अब महाद्वीप के मध्य में स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा तापमान यहाँ पे होती है। अब ग्रीष्म ऋतु के तापमान, ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान होता है वह लगभग 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक से -20 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है, यानी कि वहाँ ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा और शीत ऋतु में बहुत कम हो जाता है, यानी कि हिमांक से माइनस। अब जब 20 डिग्री सेल्सियस की बात आती है तो समझ सकते हैं कि वहाँ पे कितनी ठंड होगी। अब शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाती है, ठीक है। अब यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है, ठीक है। यहाँ पे क्या बहती है, एक चिनूक नामक स्थानीय पवन बहती है। चिनूक को देखते हैं कि क्या आप जानते हैं चिनूक के बारे में। चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है, ठीक है, तथा कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चराने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाते हैं, यानी कि चिनूक जो है, चिनूक हवा के बहने के बाद क्या होता है, वहाँ बर्फ पिघलने लगता है और जो एक मोटी परत के रूप में वहाँ बर्फ ढके रहती है उस मैदान को, वो धीरे धीरे पिघल कर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और पशुओं के लिए एक बहुत बड़ा चारागाह के रूप में ये सामने आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्राणी जात क्या है, वनस्पति जात एवं प्राणी जात वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति है और क्या प्राणी जात है। प्रेयरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं, यहाँ पेड़ नहीं होते हैं। अब देखते हैं कि जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ सरपत यानी कि विलो, फिर देखते हैं कि ऑल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं, ठीक है, यानी कि जहाँ पानी होती है, पानी होते हैं, ठीक है, जहाँ जल होता है वहाँ पे क्या हम देखते हैं कि ये यानी कि सरपत, विलो, ऑल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, ठीक है। जहाँ पे बारिश होती है वहाँ लोग कृषि भी करते हैं और क्योंकि ये जो भूमि है वो उपजाऊ है। यद्यपि इस क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का है, जबकि अन्य दूसरी उगने वाली फसलें आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फा है, ठीक है, यानी कि ये फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। अब हम क्या देखते हैं कि जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम एवं अनिश्चित है वहाँ पैदा होने वाली घास छोटी एवं नुकीली होती है, ठीक है, यानी कि जैसे आप देखते हैं कि कैक्टस वगैरह टाइप के, यानी कि घास छोटी और नुकीली हो जाती है जहाँ से पानी का क्या हो, उससे न निकले ज़्यादा, वाष्पोत्सर्जन पानी का उस पौधे से ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये सभी पौधे वहाँ पे विकसित होते हैं। अब ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है। अब विशाल मवेशी फार्म को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, तो रैंच एवं उनको देखने वाले को बोलते हैं काउबॉय, ठीक है। तो ये जो मवेशी फार्म होते हैं उनको हम रैंच बोलते हैं और इनको इनकी देख रेख करने वाले को हम बोलते हैं काउबॉय, ठीक है। तो अब देखते हैं कि बाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है, ठीक है। बाइसन क्या है, यह अमेरिका का एक भैंस की प्रजाति है जो इस क्षेत्र की, इस प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पशु है, ठीक है। बाइसन को आप देख सकते हैं, यह बहुत ही ताकतवर क्या होता है, भैंसा होता है। अब निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो गए हैं और अब इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव खरगोश, काइयोट, गोफर एवं प्रेयरी कुत्ता है, ठीक है। इस प्रकार से ये सभी जानवर पाए जाते हैं वहाँ पे, जीव, खरगोश, काइयोट, गोफर एवं प्रेयरी कुत्ता। अब हम देखते हैं कि कंबाइन क्या है, शब्दावली, यानी कि कंबाइन संयंत्र क्या, एक मशीन जो बुआई, जोताई एवं थ्रेसर तीनों का कार्य कर सकती है, उसको हम बोलते हैं कंबाइन, ठीक है। अब देखते हैं लोग वहाँ कैसे हैं, लोग किस प्रकार से ये अपना जीवन बसर करते हैं, गुजर बसर। अब देखते हैं कि इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं। अपने विलुप्त सांस्कृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। अब हम देखते हैं कि विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा हैं, ठीक है। अब यह क्या देखते हैं हम कि ये जो देश हैं दोनों, ये दोनों क्या है, विश्व के अधिक माने विकसित देशों में से एक हैं। अब यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ कृषि किस प्रकार से होती है, इसको देखते हैं। कृषि की वैज्ञानिक विधियों
एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। अब गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी कि खेती भी होती है। ठीक है, यहाँ की कृषि बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है। लोग मशीनों का यूज करते हैं, वहाँ पे मशीनीकरण का चलन ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे लोग खेती करते हैं। ठीक है, और गेहूं बहुत ज़्यादा वहाँ पे उगाया जाता है, जिसके कारण हम क्या कहते हैं, प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। ठीक है, अब दुग्ध उत्पादन एक अन्य प्रमुख है उद्योग का, क्योंकि वहाँ पर घास के लिए क्या होता है, चारागाह जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। पूरा का पूरा चारागाह ही होता है, बस बर्फ़ के यानी कि शीत ऋतु में ही थोड़े मौसम में क्या होता है, बर्फ़ से वो मैदान पूरी ढकी होती है, बाकी एकदम पूरा चारागाह ही होता है। अब डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक के पूर्व में अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि जो अटलांटिक तट है वहाँ तक फैला हुआ है। दुग्ध उत्पादन एवं व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रमण उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी उसमें बढ़ावा दे रहे हैं। कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार तथा सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ अब बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है। आप जानते ही हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा क्या है, विकसित देशों में से एक हैं, और ये क्या किए हैं, उधर बहुत ज़्यादा मशीनीकरण करके वहाँ कृषि करते हैं और पशुपालन करते हैं, और उसको एक मतलब जो उनके लिए एक अभिशाप हो सकता था उसको इन्होंने वरदान में बदल दिया है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेयरी में प्रमुख नगर शिकागो, ठीक है, अब मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, फिर कंसास एवं डेनवर हैं। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े शहर हैं वो प्रेयरी प्रदेश में ही हैं। ठीक है, प्रेयरी प्रमुख नगर हैं। अब देखते हैं कि कनाडा के प्रेयरी के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। एडमोंटन, फिर देखते हैं कि सैस्काटून, कैलगरी एवं विनीपेग, ये कनाडा में है, जो प्रेयरी प्रदेश में ये बड़े बड़े शहर क्या हैं वहाँ पाए जाते हैं। शिकागो आप समझ सकते हैं कि ये भी प्रेयरी प्रदेश में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो बड़े प्रमुख नगर हैं ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रेयरी प्रदेश में पाए जाते हैं, प्रेयरी प्रदेश में हैं। ठीक है, ये स्थित है वहाँ पे। अब हम देखते हैं कि वेल्ड क्या है। वेल्ड क्या है, तो यह दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को हम क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को हम वेल्ड कहते हैं। वेल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं, यानी कि ये तरंग वाले होते हैं, ये लहरदार होते हैं। ठीक है, यानी कि कहीं नीचे हैं, कहीं ऊंचे हैं, कहीं नीचे हैं, कहीं ऊंचे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये होते हैं। तो इन्हें अब हम यह देखते हैं कि यह ड्रैकेसबर्ग पर्वतों से घिरा है। यह जो यानी कि मैदान है घास का, यह किससे घिरा हुआ है, तो ड्रैकेसबर्ग पर्वतों से घिरा हुआ है। अब देखते हैं कि इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। ठीक है, इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से अधिक है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, ये आपको देखने के लिए कहा जा रहा है कि अफ्रीका का मानचित्र आप देखें, वेल्ड से घिरे देशों के नाम बताइए। फिर ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं, ऑरेंज तथा लिम्पोपो, और इनकी जो सहायक नदियां हैं ये इस प्रदेश को क्या करती हैं, सिंचित करती हैं। अब हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह वेल्ड नाम डच अधिवासियों द्वारा दिया गया था। जो वेल्ड नाम है वह डच के निवासियों के द्वारा दिया गया। तो चलिए अब देखते हैं अफ्रीका के मानचित्र को और उसमें कुछ ढूंढने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अफ्रीका यानी कि अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर इनसे घिरा हुआ है, और उसके बाद हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर इनसे यह घिरा हुआ है। और आप यह देख रहे हैं कि यह जो क्षेत्र है यानी कि इस तरह का जो क्षेत्र है यही वेल्ड के घास का मैदान का है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह क्षेत्र क्या है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का यह क्षेत्र ऑरेंज और लिम्पोपो नदी है उसके दोनों तरफ से ये घिरा हुआ है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे आप ये जोहान्सबर्ग देख रहे हैं और आप प्रिटोरिया देख रहे हैं, ये सभी इसी क्षेत्र में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है यह वेल्ड का क्षेत्र है। और हमने देखा है, ऊपर पढ़ा है कि ये किस किस नदी से
यहाँ पे ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियाँ इस प्रदेश को सिंचित करती हैं, ठीक है। यानी कि ये आप जो देख रहे हैं इस क्षेत्र को लिम्पोपो, और ये जो ऑरेंज नदी को देख रहे हैं, फिर लिम्पोपो नदी इस क्षेत्र को क्या करती हैं, सिंचित करती हैं, यानी कि पानी को वहाँ पे पूर्ति जो भी उसका मांग है उसको पूरा करती हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ की जलवायु क्या है, किस प्रकार से इस क्षेत्र का और ज़्यादा विकास हुआ है। तो अब देखते हैं कि हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु नम होती है, ठीक है। ये हिंद महासागर आप देख सकते हैं कि इसी क्षेत्र में क्या है, ये हिंद महासागर है, ठीक है। यानी कि इधर से ये पूरा पूरा हिंद महासागर से ही घिरा हुआ है। और हम देखते हैं कि हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु नम है, ठीक है। अब शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। शीत ऋतु क्या होती है, ठंडी एवं शुष्क होती है। इस दौरान तापमान जो होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है एवं जुलाई सबसे अधिक ठंड महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु बहुत कम समय के लिए होती है लेकिन गर्मी वहाँ पड़ती है, ठीक है। अब ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। यानी कि जोहान्सबर्ग जो आपने देखा था उसका सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वहां पर दर्ज किया जाता है। अब वेल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। यह वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण होता है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती है तो यह क्षेत्र सूखाग्रस्त हो सकता है, ठीक है। यानी अगर बारिश नहीं होगी तो यह सूखाग्रस्त भी हो सकता है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती है तो यह क्या हो जाएगा, सूखाग्रस्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको मानचित्र के माध्यम से हमको लगता है कि अब अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ की और जो चीज़ें हैं वो जानने लायक हैं। अब हम देखते हैं वनस्पति जात एवं प्राणी जात, ठीक है। तो क्या वहाँ की वनस्पतियाँ हैं, कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं, ये देख लेते हैं। यहाँ वनस्पति विरल है, ठीक है। यानी कि पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। अधिकतर स्थल घास से ढके रहते हैं। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है, ठीक है। लाल घास वहाँ पे मिल जाएंगे। अब बबूल एवं मारोला ऊंचे हुए वेल्ड में उगते हैं, ठीक है। ये जो वेल्ड में क्या कौन कौन से और पेड़ जो छोटे आकार के कटीले होते हैं वो पाए जाते हैं, तो बबूल एवं मारोला, ठीक है, ये उगते हैं। वेल्ड के प्रमुख जानवर हैं, आप देख सकते हैं कि शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुड्डू। तेंदुआ ये आपको दिख रहा है, ये सभी यहाँ के रहने वाले जानवर हैं, ठीक है। शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुड्डू। अब निवासी यहाँ के कौन कौन हैं इनको देख लेते हैं। तो वेल्ड पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। वेल्ड की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है, यद्यपि यहाँ उपजाऊ भूमि है, जहाँ उपजाऊ भूमि है वहाँ फसल उगाई जाती है, ठीक है। मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट एवं आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तंबाकू, गन्ना एवं कपास जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं, ठीक है। अब भेड़ पालन यहाँ के लोग मुख्यतः करते हैं, यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती हैं तथा इससे वेल्ड में ऊन उद्योग विकसित हुआ है, ठीक है। अब मेरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है, आप जानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि तथा दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है एवं मक्खन, चीज जैसे दुग्ध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से दूध का उत्पादन होता है और ये घर में भी यूज करते हैं और बेचते भी हैं, ठीक है। अब वेल्ड में खनिजों का प्रचुर भंडार है, ठीक है। जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हुआ है, ठीक है। लोहा और कोयला जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पर लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। सोना एवं हीरा का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है, ठीक है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। जोहान्सबर्ग जो आपने देखा है ऊपर की दक्षिण अफ्रीका में किधर है, तो वह क्या है, विश्व की स्वर्ण राजधानी भी है, ठीक है। अब यह देखते हैं कि किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। जो वहाँ का किम्बरले है वह हीरा के खान के लिए प्रसिद्ध है। हीरा एवं सोने की खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए एवं धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया था, ठीक है। यानी कि सोना और हीरा ही ब्रिटेन को अपनी ओर आकर्षित किया था और बाद में क्या किया, ब्रिटेन ने
अपनी नीतियों के तहत उसको अपना उपनिवेश बना लिया दक्षिण अफ्रीका को। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था है, यानी कि बहुत अच्छी वहाँ पर व्यवस्था है। अब हम क्या देखते हैं कि यही किम्बरले की हीरे की खान है, ठीक है, यह किम्बरले की हीरे की खान है जिसका तस्वीर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये दिखने वाला है, दिखता है। तो इसका चित्र यहाँ पे दिया गया है और बाकी आपने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको सुना है, पढ़ा है और समझा है, तो आप इन क्वेश्चनों को करने का भी प्रयत्न करेंगे। मिसिसिपी नदी अपवाहित होती है, ठीक है, कहाँ अपवाहित होती है? कनाडा में, अफ्रीका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। फिर ड्रेकेनबर्ग पर्वत किसके पश्चिम में है? ये आप देखेंगे। मरीनो प्रजाति है किसकी? मछली की, हाथी की, भेड़ की। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सभी प्रश्न जो हैं वो आप जानने चाहिए आपको, आप उसको बताने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद यह क्या होता है, चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप कमेंट जरूर करें, आप बताएं कि इसमें और क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है। आपने बहुत ही एकाग्रता से इसको देखा है, वीडियो को समझा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।